Students, today we are going to learning about health and disease. तो what is health? Health क्या होती है? Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely absence of any disease. यानी आप फिट एंड फाइन हो, आप फिजिकली यानी बॉडी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्थी हो, आपके माइंड के ऊपर में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? हेल्थ की डिफिनेशन. इसके मेन पॉइंट्स है फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस. ये है हेल्थ की डिफिनेशन. व्हाट इज डिसीज? डिसीज क्या होते हैं? बीमारी कैसी होती है? देखिए, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एट डिसीज. यानी फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी को अगर कुछ प्रॉब्लम है या माइंडली अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या कहते हैं? डिसीज कहते हैं. अब इसके टाइप्स बताएंगे आपको डिसीज के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज. ये मेन टाइप्स होते हैं. इसके अंदर में जो सेकंड जो टाइप्स होते हैं उसको कहते हैं सब टाइप्स. तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, एक है टाइम के अकॉर्डिंग, एक है अकॉर्डिंग टू रीजन. अब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में एक आता है क्रोनिक डिसीज, एक आता है एक्यूट डिसीज. अब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे कि आपको सादा बुखार वगैरह आता है तो वो यानी 4-5 दिन में, 10 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, वो बीमारी दूर हो जाती है, उसको कहते हैं क्रोनिक डिसीज. अगर 6 मंथ के अंदर में आपकी बीमारी अगर अच्छी हो जा रही है तो उसको कहते हैं क्रोनिक डिसीज. और 6 मंथ से ज़्यादा अगर ड्यूरेशन लग रहा है आपकी बीमारी को, आपके ट्रीटमेंट को होने में, तो उसको कहते हैं एक्यूट डिसीज. इतना आपको याद रखना है. लेस देन 6 मंथ डिसीज इज कॉल्ड क्रोनिक डिसीज, मोर देन 6 मंथ डिसीज इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज. अब अकॉर्डिंग टू रीजन में दो टाइप से, एक है हेरिडिटरी डिसीज और सेकंड है एक्यूट डिसीज. एक्यूट डिसीज के भी दो सब टाइप्स है. सबसे पहले देखेंगे हेरिडिटरी डिसीज. हेरिडिटरी डिसीज किसके पास से आता है? डीएनए से. जब भी सेल का डेवलपमेंट होता है, आप क्लास 9 के अंदर में जाके पढ़ेंगे, आपको टॉपिक है म्यूटेशन करके. जब भी सेल का डेवलपमेंट होता है, सेल का डेवलपमेंट यानी जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के अंदर में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं तो उसके अंदर में सीक्वेंस गलत हो जाता है. जैसे कि आप जैसे क्लास 9 में पहुंचेंगे वैसे आपको समझ में आएगा. 4 नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. ए का बॉन्ड लगता है टी के साथ, जी का लगता है सी के साथ में. अब इसके सीक्वेंस में अगर ए जाता है टी के साथ में, ये करेक्ट ऑर्डर है. जी जाता है सी के साथ में, ए टी जी सी. अगर ए टी के जगह पे ए जी अगर हो गया, उसके सीक्वेंस में, उसके सीक्वेंस के अंदर में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या कहते हैं? वो होती है हेरिडिटरी डिसीज. जिसमें से एक जो है नाम है डाउन सिंड्रोम. इसमें उस पर्सन को वॉमिटिंग होती है, ब्लड की वॉमिटिंग होती है इसमें, इसको कहते हैं हेरिडिटरी डिसीज. सेकंड, अब एक्यूट डिसीज के बारे में देखेंगे. एक्यूट डिसीज के दो सब टाइप्स है. एक है इन्फेक्शियस डिसीज, एक है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. इन्फेक्शियस डिसीज फैलता है इन्फेक्शन से. इन्फेक्शन है ये वायरस के टाइप के जैसा होता है, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है. द डिसीज ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज. यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज ट्रांसफर हो जाता है. जैसे कि आपके बाजू में कोई पर्सन है, उसको इन्फेक्शियस डिसीज है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू, स्वाइन फ्लू के बारे में, स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये प्रकार का डिसीज है, तो ये डिसीज आपको भी हो सकता है. तो इन्फेक्शियस डिसीज. नॉन इन्फेक्शियस यानी जो किसी पर्सन को लेकिन वो दूसरों में फैलेगा नहीं. द डिसीज डू नॉट ट्रांसमिट टू अदर पर्सन बॉडी इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. ऐसा डिसीज जो स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं दूसरे की बॉडी में, उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. इसके एग्जाम्पल है डायबिटीज, दूसरा हार्ट डिसीजेस. डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज यानी ब्लड जो शुगर होती है ब्लड में, शुगर को कहते हैं डायबिटीज कहते हैं. और हार्ट डिसीज यानी किसी को हार्ट अटैक वगैरह है तो उसके बॉडी में जो मीन्स डिसीज आ चुका है उसको कहते हैं हार्ट डिसीज. अब उसको रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहना होगा, तो ये होता है हार्ट डिसीज. यानी बीपी का कम ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा जिसका होता है, उसके डिसीज को कहते हैं हार्ट डिसीज. ये आपके सामने बताया गया है. इन्फेक्शन थ्रू स्प्यूटम. स्प्यूटम यानी क्या? माउथ से जो निकलने वाला जो इन्फेक्शन है, इसके माउथ से क्या गिर रहा है? ब्लड. इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम.
अब आगे आपके सामने चार्ट बताया गया है। इस चार्ट में सबसे पहले है इन्फेक्शियस डिसीज। इस चार्ट में आपको बताया गया है इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज यानी कोणता डिसीज होता था जो स्प्रेड होता था 1% टू अनदर पर्सन। द डिसीज स्प्रेड बाय 1% टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। इसमें सबसे पहले देखिए नेम ऑफ डिसीज यानी डिसीज का नाम है। सेकंड है पैथोजन। पैथोजन यानी कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है। पैथोजन का मीनिंग होता है बैक्टीरिया। मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी ये इन्फेक्शन यानी बीमारी कैसी होंगी। आगे नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स यानी इसका इलाज क्या होगा। सिम्टम्स यानी इसकी लक्षणें क्या होंगी वो बताई जाएंगी। ये जिसको डिसीज होगा ये उसके साथ में चीज़ें होंगी क्रोनिक कफ वगैरह, इसको कहते हैं सिम्टम्स। और अगला है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट यानी उसके बीमारी का इलाज कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा वो होगा। इसमें सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं टीबी शॉर्ट फॉर्म में। इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ये फैलता है स्पीटिंग बाय पेशेंट यानी पेशेंट के एक पेशेंट आपके बाजू में ट्यूबरकुलोसिस का है तो आपके बॉडी में फैल सकता है। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू ये फैलता है। अगर आपके बाजू में कोई पर्सन है वो भी ऑक्सीजन लेंगे, आप भी ऑक्सीजन लेंगे, यानी आप उसके क्या है कांटेक्ट में है, तो जो आजू बाजू की जो एयर है तो उसमें जैसे वो अपनी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बाय देयर नोज दे रिलीज, देन द डिसीज पार्टिकल्स add in the air and this air particle comes in your nose and you are infected। अगर वो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने नोज में से रिलीज करेगा वैसे ही ये डिसीज के पार्टिकल्स एयर में फैल जाएंगे और वो डिसीज आपको हो सकता है। तो इसके लक्षण ये होते हैं, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, जो चीज़ दिखती है। क्रोनिक कफ होते हैं। कफ यानी वॉमिटिंग के जैसा लगता है। ब्लडी स्पीटिंग उल्टी होती है। इमेसिएशन डाइजेशन नहीं होता है और सांस लेने में क्या होती है तकलीफ होती है। इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इसमें ली जाती है बीसीजी वैक्सीन। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट यानी उसको यानी सलाइन वगैरह दी जाती है। और रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, इसका मतलब होता है उसको रेगुलर मेडिकेशन दिया जाता है। और इसमें बीमारियों में जो भी है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज कोई भी हो तो उसमें वार्म वाटर यानी गर्म पानी पीने के लिए सजेशन दिया जाता है, क्योंकि वार्म वाटर गर्म पानी से बहुत सारे बैक्टीरिया जो होती है उनकी डेड हो जाती है। अगला है हेपेटाइटिस, इसका दूसरा नाम है जॉन्डिस। हेपेटाइटिस एक वायरस है जिसका नाम है ABCDE, ये वायरस का नाम इसके टाइप्स है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन ये फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर यानी वाटर के शेयरिंग से, नीडल्स के शेयरिंग से, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड कोई किसको देगा शेयर करेगा तो ये डिसीज फैलेगा। शेयरिंग ऑफ नीडल्स का मीनिंग होता है जैसे कि जो सुई होती है जो इंजेक्शन के काम में आती है देने में, सलाइन में यूज़ होती है, ये अगर किसी पर्सन की यूज़ की जिसको हेपेटाइटिस था वो दूसरे को लगाएंगे तो क्या होगा, उसको भी ये डिसीज़ होगा। इसके सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोसिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल। इसमें एनोरेक्सिया का मीनिंग होता है इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है और जो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है और वीकनेस होती है। इसके प्रिवेंशन है, इसमें ड्रिंकिंग बॉयल वाटर पीना होता है और अपने हाथों को क्लीन रखना चाहिए, जिससे अदर बैक्टीरिया जो है हमारे हाथ के ऊपर में आके, अगर आप कुछ भी चीज़ इसमें खाएंगे जिसको मतलब जैसे कि जिसको ये डिसीज़ है वो कोई भी चीज़ अगर खाएगा तो उसके बॉडी में और ज़्यादा क्या जाएंगे बैक्टीरिया, और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा। उसके बाद में डायसेंट्री। डायसेंट्री में 3 बैक्टीरियाज होते हैं इन्वॉल्व। इसमें बैक्टीरिया है, वायरस आते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया में नाम है शिगेल्ला है, बैसिली है, इंटा अमीबा है, हिस्टोलाइटिका है। ये वाटर के और फूड के वे जो है शेयरिंग से फैलता है। वाटर स्टूल, पेन्स इन एब्डोमेन, तो इसमें जो है जो भी पर्सन को ये होगा उसको डिहाइड्रेशन होगा। वाटर स्टूल का मतलब होता है डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, और उसके जो है स्टमक पेन होगा उसको। पेन्स इन एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी जो
स्टमक का जो पार्ट है, स्टमक किडनी वगैरह जो पार्ट जो होता है, इसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। इस भाग में उसको पेन होगा। इसमें जो है गर्म पानी पीना चाहिए, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी जो ताज़ा खाना है वो खाना चाहिए, और ORS कंजप्शन लेना चाहिए। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा फैलता है विब्रियो कोलेरी से, जिसका दूसरा नाम है बैक्टीरियम। ये भी फूड से और वाटर से फैलता है। इसमें वॉमिटिंग होती है। डायरिया यानी कोलेरा, डायरिया का दूसरा नाम है कोलेरा है। क्रैम्प्स इन लेग्स, पैरों में जो है दर्द होने लगता है। इसके लिए अवॉइड ओपन प्लेस फूड, जो जैसे कि पानी पूरी का स्टॉल है, जो नाश्ता पॉइंट होते हैं जहाँ पे नाश्ता मिलता है, तो ऐसे मतलब खुली जगहों का जो खाना होता है, जो यानी मीन्स खुला है, बाहर रखा हुआ है ऐसा, जिसमें बहुत सारी क्या बैठेंगी, इंसेक्ट्स वगैरह उसके आजू बाजू में रहेंगे, तो ये खाना नहीं खाना चाहिए। जो पैकिंग फूड है यानी जो घर का खाना है वो इसमें खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए। टाइफॉइड में बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, ये जो है वाटर के शेयरिंग से और फूड के शेयरिंग से फैलता है। इसके एनारोक्सिया, हेडेक, सर का दर्द होता है, इसमें खाना पचन नहीं होता है। रैश ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन का जो स्टमक का जो पार्ट है उसमें बारीक बारीक जो है निशान आ जाते हैं, लाइन के जैसे निशान आ जाते हैं। डायसेंट्री, फीवर अप टू 104, और इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें ड्रिंकिंग क्लीन वाटर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेवेज लेना चाहिए। आगे है सम इम्पॉर्टेंट डिसीज ऑफ प्रेजेंट डे, जैसे कि डेंगू के बारे में बताया गया। अब डेंगू कैसा होता है देखिए, मस्कीटो जो है अपने एग्स को, मस्कीटो ले द एग्स, वो यानी अपने अंडों को, जो वाटर का जो भाग है, मतलब जहाँ पे पानी का जो एरिया है, मॉइस्चरस पार्ट है, वहाँ पे वो अपने अंडों को रिलीज़ कर देते हैं, वहाँ पे उनके अंडे होते हैं, और इसी एग से क्या डेवलप होते हैं, बाद में दूसरे मॉस्किटोज डेवलप हो जाते हैं, यानी मॉस्किटोज के बेबी डेवलप होते हैं, और मॉस्किटोज की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉस्किटो ले देयर एग्स इन द मॉइस्चरस प्लेसेस, एंड दिस एग्स कैन गेट द मॉस्किटो बेबीज एंड देयर ग्रोथ इज इंक्रीज, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे आपको आपके जो है माइंड से भी कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए। अगर पूरा टेक्स्ट बुक का अगर आप पढ़ के लिखेंगे तो वो सीधा सीधा आपको, अब आप क्लास 8 में पहुंच चुके हैं, आपको याद करने पे फोकस नहीं देना चाहिए। आपको जो है कोई भी चीज़ का कंसेप्ट समझना चाहिए। अब मैं आपको इसमें जो भी पढ़ा रहा हूँ ये पूरा कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। इस कंसेप्चुअल में आपको डेफिनेशन बनाते आनी चाहिए कोई भी चीज़ की, और नोट्स बनाते आने चाहिए। इसमें आपको नोट्स बनाने में या डेफिनेशन बनाने में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप मांग सकते हैं। इसमें जो है मॉस्किटोज की जो स्पेसीज का जो होता है, मीन जो स्पेसीज होती है इसमें, उसका नाम है एडिस इजिप्टी, और इसमें जो वायरस होता है उसका नाम है डेन 14 वायरस, और ये बिलोंग करता है, ये आता है फ्लेवी वायरस से। सिम्टम्स देखिए इसके क्या लक्षण होंगी, बुखार होगा, हेडेक होगा, उल्टी होंगी। आई सॉकेट के भाग में क्या होगा, पेन होगा। प्लेटलेट क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। और हेमोरेज यानी आपका डाइजेशन लेवल क्या होगा, कम होगा, आपको खाना खाने का मन नहीं होगा। अगला है स्वाइन फ्लू, रीजन ऑफ इन्फेक्शन। स्वाइन फ्लू फैलता है थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन, पिग्स से और ह्यूमन से, यानी ये बीमारी सबसे पहले फैली थी जापान के अंदर में पिग्स के कारण, बाद में ये बीमारी फैल गई ह्यूमंस में। अगर आप ह्यूमंस के कांटेक्ट में अगर रहते हैं जिसको क्या है स्वाइन फ्लू, तो आपको भी क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। तो ये दो एनिमल से फैलती है, ह्यूमन भी एक क्या है, एनिमल्स में ही आते हैं। तो पिग्स और ह्यूमन, ये दो एनिमल्स के कांटेक्ट के थ्रू ये बीमारी फैलती है। ये एक वायरस है स्वाइन फ्लू। ये फैलता है नोज यानी नाक से, जैसे सांस लेंगे आप वैसे इसके पार्टिकल एयर में जाएंगे और ये फैलेगा। दूसरा थ्रोट यानी जो गले का भाग होता है उसको कहते हैं थ्रोट, और थ्रोट से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, लाड़, इन चीज़ों से फैलता है। इसमें सिम्टम्स यानी इसकी लक्षणें होती है। सिम्टम्स का सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूछता है कि आपको बीमारी क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है,
तो आप उसको चीज़ें बताते, अब उनकी पढ़ाई में वो सिम्टम्स ज़्यादा पढ़ती है, सिम्टम्स उनको याद होते हैं, कौन सी सिम्टम्स से कौन सी बीमारी होती है। तो आपने डॉक्टर को बोला डिफ़िकल्टी आपके ब्रीथिंग में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और थ्रोट यानी गले में आपको क्या लग रहा है, शोर यानी खट्टा लग रहा है चीज़ एकदम, जैसे कि कभी कभी हमारे जो है गले के अंदर में जलन के जैसा होता है, वैसे ही आपको लग रहा है और बॉडी पेन हो रही है, तो समझ लेंगे आपको क्या है, स्वाइन फ्लू। तो ये होते हैं सिम्टम्स। अगला है डायग्नोसिस यानी जांच करना होता है। अब इसके जो है सेंटर्स के बारे में बताया गया है, ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है। इसमें एनआईवी के बारे में बताया गया है, एनआईसीडी। एनआईवी है पुणे में, एनआईसीडी है दिल्ली में। इसके ऊपर में जो रिसर्च की जाती है उसको क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा एड्स, एक्यूर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी एक वायरस है, ये भी ह्यूमन के कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है, फैलता है। ये इसमें जो वायरस होता है एड्स यानी, ये नाम है एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें जो वायरस होता है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अब एनिमल से कैसे इन्फेक्शन होता है वो हम देखने जा रहे हैं। रेबिस फैलता है। दिस इज वाइटल डिसीज इज ऑकर ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इन्फेक्टेड डॉग यानी जिस डॉग को कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है उसके बॉडी में, उससे आपको ये फैल सकता है। उसके बाद में रैबिट से फैल सकता है, मंकी से फैल सकता है। ये डिसीज जो है छोटा डिसीज नहीं है, इसको एक्यूट डिसीज में लेते हैं। ये यानी बहुत दिनों तक चलता है, 6 मंथ तक उस पर्सन को क्या रहेगा, फीवर के जैसा लगता है, यानी बीमारी उसको रहती है। इसके सिम्टम्स है 2 to 12 वीक्स के बीच में फीवर आते रहता है बार बार। एग्जैजरेशन इन बिहेवियर यानी चिड़चिड़पन होता है। और हाइड्रोफोबिया यानी फोबिया का मतलब होता है डर लगना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो पानी से डर लगना। इसमें उस पर्सन पानी से उसको डर लगेगा, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला है नॉन इन्फेक्शियस यानी जो किसी के कांटेक्ट के थ्रू फैलती नहीं, उनको क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, द डिसीज विच नॉट स्प्रेड बाय द बॉडी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है न्यू डेफिनेशंस बनाने की, लेकिन वो करेक्ट होनी चाहिए। अगला देखिए अभी कैंसर ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। कैंसर कैसा होता है, मैं सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेता हूँ आपको। हमारे बॉडी के अंदर में WBC ब्लड के अंदर में होता है। ये WBC का ये जैसे ही WBC हमारे बॉडी में, ऐसा समझिए कि 1% हर ब्लड के अंदर में, यानी 1 लीटर ब्लड के अंदर में 1% होता है। तो जैसे ही इसका इंक्रीज ये हो जाता है, तो वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया ये है कैंसर का सेल, कैंसर के सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है। WBC जो है बैक्टीरिया को किल करता है। हमारी बॉडी में कुछ भी इंजरी हुई और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजरी आए, मतलब एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो WBC उनको किल कर देगा, मार देगा। WBC का बहुत बड़ा रोल है ब्लड में। लेकिन अगर इसका इंक्रीमेंट हो गया या अगर बढ़ गया तो क्या होता है, कैंसर। अब कैंसर के अलग अलग टाइप है। टोबैको से कैंसर होता है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, तो इसके अलग अलग टाइप से कैंसर के, जैसे कि स्टमक कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है। तो ये इसके क्या है, टाइप से। आपके लिए सबसे मेन चीज़ है समझना कैंसर होता है किससे, WBC से होता है। दूसरा ये WBC कैसे इंक्रीज होती है वो भी देख लीजिए। ये होती है साइनाइड से। साइनाइड यानी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे जो इंक होती है वो होती है साइनाइड की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है नाश्ता करते हैं तो उनको न्यूज़पेपर दे दिया जाता है, उसके ऊपर में रख के जो नाश्ते की जो चीज़ होती है वो खाई जाती है, और इंक जो होती है वो किस में जाती है, हमारे स्टमक में। तो इसमें यानी बहुत ही कम % में जो है कैंसर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये WBC को इंक्रीज करते हैं। इसके लिए जो न्यूज़पेपर वगैरह जिस पे यानी इंक का यूज़ है, जिसमें शाई है, वो चीज़ के ऊपर में कुछ भी चीज़ खाना नहीं चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्माकोल के कप होते हैं, जो हम जो है बाहर अक्सर गए तो चाय जिसमें पीते हैं,
इसमें चाय नहीं पीनी चाहिए। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, WBCs को इंक्रीज कर डालते हैं और इससे क्या हो सकता है, कैंसर। अभी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नाश्ता किया कई बार तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। किसकी इम्यूनिटी कम होती है, अब जिनकी इम्यूनिटी कम है वो अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेंगे, थर्माकोल के कप में आप डेली 4-5 साल से लगातार चाय पीते ही जा रहे हैं तो आपको बाई चांस ऐसी चीज़ें हो भी सकती है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपने एक बार थर्माकोल के कप में चाय पी ली तो अब आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये यानी आप उसका यूज़ कितने बार करते हैं उस पर डिपेंड होता है। इसके सिम्टम्स है कैंसर के, क्रोनिक कफ होते हैं, इसमें होर्स वॉइस होता है यानी आवाज़ बैठ जाता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी बात वगैरह करने में डिफ़िकल्टी जाती है, खाने में डिफ़िकल्टी जाती है, इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन, बॉडी पे क्या गिर जाती है, दाग आती है, लम्प्स इन ब्रिस्ट, पेन होता है ब्रिस्ट में, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और इसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है, वजन कम हो जाता है। अगला है डायबिटीज़ यानी होता है शुगर। अब शुगर को कंट्रोल करता है हमारा स्टमक, जो पेट का जो भाग होता है। इसके बिलो में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। ये इंसुलिन ऐड होता है ब्लड के अंदर में। ये ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल करता है, कम करता है शुगर लेवल, और ये ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। अब जिसके बॉडी की पैनक्रियास सफिशियंट इंसुलिन एंड जितना इंसुलिन चाहिए ब्लड में उतना प्रोड्यूस नहीं करेगी, उनको क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। सिम्टम्स विच कैनॉट बी इग्नोर, फ्रीक्वेंटली यूरिन एट नाइट। अब देखो इसमें सिम्टम लक्षणें क्या होंगी, शुगर के पेशेंट की, उसको ड्यूरिंग नाइट टाइम यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। एक तो उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा, उसका वजन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में रीज़न फॉर डायबिटीज़, हेरिडिटी यानी ये पेरेंट्स से भी आ सकती है बीमारी। ओबेसिटी यानी मोटापे से, आप अगर बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और काम कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाती है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, और ये फैट से क्या हो जाती है, यानी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन सफिशिएंट नहीं हो पाती है तो क्या हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में रीज़न फॉर डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, और ये शुगर को भी कंट्रोल करती है। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी, आपके माइंड पे कोई अगर स्ट्रेस है तो उससे भी शुगर हो सकती है। नेक्स्ट है हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज यानी हार्ट की जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हार्ट डिसीज़। अब हार्ट डिसीज़ में थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए हार्ट डिसीज़ में सबसे पहले है एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी कब करते हैं, हमारे बॉडी में क्या है, दो प्रकार की नसें हैं, एक का नाम होता है वेन्स, एक का नाम होता है आर्टरी। आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो आर्टरी होती है ये अपने हार्ट के पास में होती है, वेन्स भी हार्ट के पास में होती है। एक तो आर्टरी या वेन दोनों में से कोई भी ब्लॉक होंगी तो उसके जो है हार्ट में क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ब्लड जो है पूरी बॉडी को पहुँचेगा नहीं। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ये ब्लड जाता है लंग्स के अंदर में। लंग्स में होता है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में स्टोर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होता है ब्लड में, और वापस से यही ब्लड जाता है हार्ट में, और हार्ट से ये ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है पूरे होल बॉडी में। अब आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक ब्लड आएगा हार्ट की तरफ में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे यानी दूर, हार्ट से दूर जाएगा। हार्ट क्या करेगा, आर्टरी के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, और वेन्स के थ्रू वही ब्लड हार्ट के पास में वापस आएगा। वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। टुवर्ड यानी पास में, यानी हार्ट के पास में ब्लड लाने का काम किसका है, वेन्स का है। अब इसमें से जो ब्लॉकेज में जो आर्टरी होती है उसको कहते हैं पिल्मोनरी आर्टरी। जो भी लोग होते हैं उनकी पिल्मोनरी आर्टरी का जो होता है साइज ये छोटा होता है, ये कभी अगर ब्लॉक अगर होगी तो फिर क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज देखते हैं कितना है। उसके बाद में बलून का यूज़ करते हैं। बलून यानी स्पेस मेकर का काम करता है, और उसमें स्टेंट लगा के उसमें सर्जरी की जाती है, उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी।
बाईपास सर्जरी के अंदर में एक आर्टिफिशियल वेन लगा दी जाती है। अब किसी की एंजियोप्लास्टी हुई और उसके बाद भी अगर उसका ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है और उसके ब्लड में मतलब वेन्स में ज़्यादा ही, वेन से आर्टरी में ज़्यादा ही ब्लॉकेज है, तो एक आर्टिफिशियल वेन लगाई जाती है उसी के अंदर में, और उससे भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा, यानी ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आपने पढ़ा है जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर क्या होगा, कम। अब आर्टरी के अंदर में स्पेस छोटा हो जाता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, तो उस पर्सन को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो एक जो है एक्स्ट्रा की आर्टिफिशियल वेन लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का सप्लाई ने एक वेन मतलब एक आर्टरी से दूसरे आर्टरी में भी ब्लड क्या हो जाता है, सप्लाई होता है, इस तरीके से। अगला है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी यानी हार्ट को क्या कर दिया जाता है, जैसे कि जो हार्ट का जो भाग है, अब बहुत सारी मशीन्स है, वो मशीन्स को कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, आर्टरी वेन से। तो बॉडी का तो जो है वर्क चालू है, लेकिन हार्ट अलग कर दिया जाता है, उस हार्ट पे रिसर्च की जाती है। हार्ट को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। यानी अगर हार्ट अब काम ही नहीं कर रहा है, अब वो ऐसा हो गया है कि हार्ट ये जो है, ये हार्ट में आप कुछ भी बदल करेंगे यानी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हार्ट काम नहीं करेंगे। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो ऐसा पुराने ज़माने में ऐसे यकीन नहीं था किसी को कि कोई ऑर्गन निकाल के भी कोई जिंदा रह सकता है, लेकिन उस ह्यूमन का हार्ट निकाल दिया जाता है और जो है उसको मशीन लगा दी जाती है। इस मशीन के अंदर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, यानी ये ऑक्सीजन इस ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है लंग्स के अंदर में, और लंग्स से वही ब्लड वापस लिया जाता है किसमें, वेन्स में, उसको यानी आर्टरी में उसको भेजा जाता है। वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड। हार्ट ट्रांसप्लांट में हार्ट को चेंज कर दिया जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, यानी जो एंजियोप्लास्टी उसमें स्टेंट को डाला जाता है, उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट। और इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, पेस मेकर यानी जो उसमें स्पेस बनाना होता है, यानी जो जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे बलून फुगाया जाता है, बलून में एयर फिल की जाती है, और उसमें क्या होता है, जो आर्टरी की जो साइज़ होती है वो थोड़ी बढ़ती है, यानी ब्लॉकेज कम हो जाता है और इजीली ब्लड सप्लाई हो पाता है। उसके बाद में उसमें स्टेंट लगाई जाती है। तो ये सब हार्ट के डिसीज। इसमें आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो है मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेनी चाहिए, या आपको साधारण कोई अगर बीमारी है और आपके जो है नज़दीक में अगर कोई डॉक्टर है आपके रिलेटिव्स में, तो आप उससे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है मेडिसिन की, तो ये रिस्की काम है। अब जो एजुकेट लोग हैं उनको समझ जाता है, लेकिन जो यानी मीन्स जिनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं है या जिनको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता नहीं है, वो कोई भी अगर ड्रग्स ले लेंगे तो उनको क्या हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और मिसयूज़ का मीनिंग ये भी होता है, अगर आपको एक गोली खानी है तो आपको एक ही गोली खानी चाहिए। अगर आप एट ए टाइम, अगर आपको एक वीक में 7 गोलीज दी है, एक दिन में एक, दूसरे दिन में दूसरी, आप एक ही दिन में 7 खा लेंगे तो वो वैसा चलता नहीं है। इसको कहते हैं मिसयूज ऑफ मेडिसिन। एंड डॉक्टर ने जितनी दी है या हेल्थ के हिसाब से जितनी मेडिसिन खानी चाहिए उतनी ही आपको मेडिसिन खानी चाहिए। मेडिसिन के बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम है, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इन आवर बॉडी। इससे किडनी फेल होने का भी क्या है, खतरा है। इसका ओवरडोज आपका नर्वस सिस्टम जो है ये डैमेज हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। उसके बाद में एंटीबायोटिक लीड टू नोसिया, स्टमक एक, डाइसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्री। ये सब बीमारियों के नाम है, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। अब जीनेरिक मेडिसिन के बारे में आपको पता है। अब जीनेरिक मेडिसिन के बारे में आपको पता है, कोई भी सिटी है, कोई भी तालुके लेवल पे एक जीनेरिक की मेडिकल होती है। ये जीनेरिक मेडिकल में यानी मेडिसिन वही होती है, बस कंटेंट यानी कंटेंट वही होता है, बस मेडिसिन का नाम क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये मेडिसिन सस्ती आती है, इसमें क्वालिटी का कोई भी यानी ऐसी गिरावट नहीं होती है क्वालिटी में। मेडिसिन वही है, बस उसका नेम चेंज होता है। और ये यानी जो वीकनेस वाले लोग हैं, यानी मीन्स जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मेडिसिन बनाई गई है। इसको गरीब भी लोग ले सकते हैं, अमीर भी लोग ले सकते हैं। इसमें क्वालिटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसका नाम चेंज हो जाता है। और जो टैक्स लगते हैं बहुत सारे मेडिसिन पे, वो टैक्स इस पर नहीं लगती है,
इसके लिए मेडिसिन सस्ती आती है, तो इसको कहते हैं जीनेरिक मेडिसिन। अगला है नेक्स्ट लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। अब लाइफस्टाइल हमको कैसी जीनी चाहिए, लाइफस्टाइल यानी जीवन आपको कैसे गुजारना है। तो आपको जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेंगी और आप डिसीज से बच जाएंगे। दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी अगर कोई इन्फेक्शन डिसीज होता है तो इसमें क्या ली जाती है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर में हमारी बॉडी के अंदर में वैक्सीन डाली जाती है। ये वैक्सीन जो है ये बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ये आप क्लास 10 के अंदर में पढ़ेंगे। ये वैक्सीन के अंदर में जो बैक्टीरिया जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है और ये छोटे से पार्ट से क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। और जैसे ही आपके बॉडी में इसको डाला जाएगा वैसे आपके एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको किल कर देंगे। और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया आपके बॉडी में है तो उसको भी ये किल कर देती है। तो ये काम है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन का अच्छा बड़ा टॉपिक आप पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर में। उसके बाद में ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया है। अब ब्लड डोनेशन जो है हर पर्सन ने करना चाहिए। जैसे कि कोई अगर पैसों को दान करता है तो वो यानी लोगों की गरीबी को कम कर रहा है, लेकिन कोई अगर ब्लड को अगर दान करता आहे, खून को कोणी जर रक्तदान जर करत असेल तर ते लोकांचा जीव वाचवत आहे। तर कोई भी अगर जो है अगर आप ब्लड डोनेशन करते तो आप जो है क्या कर रहे हैं, लोगों की जान को यानी सुरक्षित में डाल रहे हैं, सुरक्षितता में आप उसको डाल रहे हैं। इसके लिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अब जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है उसने ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। जब भी ब्लड डोनेशन किया जाता है तब उस पर्सन की हेल्थ देखी जाती है। डायबिटीज़ वाला या कोई उसको हेल्थ डिसीज़ है तो वैसे पर्सन का ब्लड नहीं लिया जाता है। इसके बाद में एक ब्लड ग्रुप नाम का टॉपिक भी आपको यानी जो आपका पार्ट 2 होगा, जो 10 चैप्टर है 11 चैप्टर, इसमें आप ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज आपको रीड करनी है, इसकी पढ़नी है और आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करनी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा तो आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है। और इसमें आपके जो भी डाउट्स है वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मैं इसके बोर्ड के ऊपर में जो है लेक्चर्स बना के इसमें अपलोड करूँगा, जिससे आपका नॉलेज और भी ज़्यादा आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर।